मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक और पावर पैक सेशन फॉर यूपी लेखपाल डेटा इंटरप्रिटेशन। और इस सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ वैरायटी ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स और स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट हो। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, और साथ में मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो पहला सेट लेते हैं, एंड दिस इज अ बेसिकली मिसिंग DI सेट, जहाँ पे कुछ वैल्यूज हमारी मिसिंग है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पॉज करके पहले पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लो अपने एंड पे, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखना। आई होप कि अपने एंड तुमने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, टेबल हमें गिवन है और टेबल हमें बता रही है प्रोडक्शन डिटेल्स ऑफ 4 फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज है हमारी ABCD। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द फैक्ट्री इज 520। तो कुल कारखाने में जो खराब वस्तु है, जो खराब आइटम है, वो टोटल है हमारा 520। और कुछ डेटा हमें गिवन है, जैसे टोटल प्रोडक्शन का फैक्ट्री ए के लिए डेटा गिवन है, फैक्ट्री सी के लिए डेटा गिवन है, बी और डी के लिए नहीं गिवन है। तो जो जो चीज़ें गिवन है उससे जो जो पता लगा सकते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री ए, तो फैक्ट्री ए के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, या इन जनरल सारे केसेस में हमें दिया है टोटल प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री का, डिफेक्टिव परसेंटेज यानी कि कितने परसेंट आइटम हमारे डिफेक्टिव है, और गुड आइटम्स कितने हैं जो कि नहीं डिफेक्टिव होंगे उसके अलावा, और डिफेक्टिव आइटम्स का नंबर कितना है। तो फॉर फैक्ट्री ए हमें गिवन है टोटल आइटम्स है, टोटल प्रोडक्शन हुआ है 800 का, जिसमें से कि 120 डिफेक्टिव है, तो बचे हुए हमारे सारे के सारे गुड आइटम्स होंगे। तो 800 माइनस 120, ये हमारा आ जाएगा गुड आइटम्स 680। और डिफेक्टिव परसेंटेज क्या होगा, 120, 800 का 1% क्या होगा 8। तो एक्स हमारा कैसे आएगा, 120/800 इंटू 100, यानी कि 120/8, जो कि हो जाएगा 15%, 15%। तो 15% हमारा डिफेक्टिव परसेंटेज होगा। क्लियर है। अब सिमिलरली अगर बात करें फैक्ट्री बी के लिए, तो हमें डिफेक्टिव परसेंटेज दिया है 10%। अगर 10% डिफेक्टिव है टोटल 100% में से, तो 90% क्या होगा, सही आइटम्स होंगे, क्योंकि 90% का मान हमें पता है। अगर 90% है 900, तो 1% होगा 10, और अगर 1% होगा 10, तो 100% हो जाएगा 1000। लेकिन टोटल आइटम्स हमारे, टोटल प्रोडक्शन 1000 हो जाएगा, और टोटल 1000 है जिसमें से 900 हमारा गुड आइटम्स है, तो बचा हुआ 100 हमारा डिफेक्टिव होगा। ओके, अब सी के लिए बात करते हैं। तो फैक्ट्री सी में टोटल 1000 आइटम प्रोड्यूस हुए, जिसमें से कि 850 गुड आइटम्स हैं, तो बचे हुए सारे के सारे डिफेक्टिव होंगे, कि 150 हो जाएंगे डिफेक्टिव। और परसेंटेज में क्या होगा, 15% होगा, 1% 10 है, 15% वैल्यू हो जाएगा। अब कंपनी डी के लिए में कुछ भी डेटा गिवन नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि डिफेक्टिव का परसेंटेज 20% है। सिर्फ इतना पता है 20%, यानी कि 1/5, यानी कि हर 5 में से एक आइटम डिफेक्टिव है। अब इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या यूज़ करना पड़ेगा, कि कुल खराब वस्तुओं का मान है 520। सारे फैक्ट्रीज को मिला के टोटल जो डिफेक्टिव आइटम्स है वो है हमारे 520। ठीक है, तो टोटल अगर हमें पता है ए बी और सी का टोटल कितना आ रहा है, 120 प्लस 100 प्लस 150, यानी कि 270 प्लस 100 370। 370 समीनिंग आ गया, यानी कि 150 नंबर होगा हमारा फॉर कंपनी डी। कंपनी डी का वैल्यू 150 होगा, और यही वैल्यू है 20% का मान 150 है, तो कुल कितना होगा, कुल इसका 5 गुना होगा 20%, यानी कि 1/5, तो 1/5 की वैल्यू 150 है, कुल हो जाएगा 750, 750। और उसमें से गुड आइटम्स हो जाएंगे 600, और 150 हो जाएंगे डिफेक्टिव। तो पूरा डेटा हमारा फिलअप हो गया। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या अपने से सारा के सारा कुछ कर पाए थे, कमेंट मेंशन करना। ठीक है, इजी सेट था, बट बस इतना था कि चीज़ों को देखते हुए फिलअप करते चलना था। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन फैक्ट्री ए। सो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, वो आया है 15%। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री बी। फैक्ट्री बी का टोटल प्रोडक्शन क्या है, तो 1000 आया है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी गुड आइटम्स आर देयर इन फैक्ट्री डी। कारखाना डी में अच्छी वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो क्या माना आया था हमारा, कारखाना डी में कुल 600 अच्छी वस्तुएं आई थी, तो हमारे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गुड आइटम्स इन ऑल द फैक्ट्रीज टुगेदर। टोटल गुड आइटम्स इन ऑल फैक्ट्रीज टुगेदर, तो ऑलरेडी वैल्यूज निकाल ही चुके हैं। 680 प्लस 900, यानी कि ये आ गया हमारा 1580, 1580 प्लस 800 2380, 2430 प्लस 600 3030। तो 3030 हमारे सारे फैक्ट्रीज के मिला के अच्छे आइटम्स की संख्या आ गई। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री बी इंक्रीजेस बाय 10% while its defective items percentage remains unchanged, and the total production of factory C decreases by 10% while keeping the number of defective items unchanged, then what would be the difference between good items of factories B and C। अगर कारखाना बी का उत्पादन हमारा बढ़ जाता है 10% से, और कारखाना सी का उत्पादन घट जाता है 10% से, और कारखाना बी में खराब वस्तुओं का प्रतिशत समान रहता है, जबकि कारखाना सी में खराब वस्तुओं की संख्या समान रहती है, तो बी और सी के अच्छी वस्तुओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो बी में हमारा पहले 1000 था, अब क्या है 10% से बढ़ जाएगा, पहले 1000 था, अब हो जाएगा कारखाना बी में 1100। और कारखाना सी में क्या होगा, सी में पहले था 1000, और अब घट रहा है 10% से, तो हो जाएगा 900।
बी में क्या हो रहा है, खराब वस्तुओं का प्रतिशत समान है, परसेंटेज सेम है, तो पहले 10% था, अभी भी 10% ही रहेगा, तो 10% खराब होगा, यानी कि 110 डिफेक्टिव होंगी, और बची हुई 990 990 गुड आइटम्स होंगे। और कारखाना सी में जो संख्या है वो बराबर है, नंबर सेम रहेगा। सी में हमारा क्या है, अच्छी वस्तुएं 850 है, खराब थी 150, अभी भी 150 खराब होंगी, और बची हुई 750 हमारी अच्छी वस्तुएं होंगी। सवाल पूछा है कि अच्छी वस्तुओं के बीच डिफरेंस क्या है, तो 990 और 750 में डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 240 का, यही हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी 140। क्या ही क्लियर है। तो इस तरह से हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ, पहला सेट कंप्लीट हुआ, सिंपल सेट था। सेकंड सेट पे चलते हैं। अब ये एक पाई चार्ट बेस्ड सेट है, जहाँ पे हमें दो पाई चार्ट गिवन है। पहला पाई चार्ट बता रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट इंपोर्ट्स, फलों के अनुसार आयात का प्रतिशत वितरण, और दूसरा हमें बता रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाई कंट्री, देशों के अनुसार आयात का प्रतिशत वितरण। कुल मिला के हमारे पास 4 तरह के फल हैं जिनके बारे में बात की गई है, और टोटल फ्रूट इंपोर्ट्स हमारा 2400 टन का है, और ये इन 4 फ्रूट्स के बारे में ही है, लेकिन टोटल जो इनका इंपोर्ट है वो है 2400 टन। और इसी 2400 टन के लिए हमें डेटा गिवन है आयात का प्रतिशत वितरण भी, ये हमारा इन 5 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड, थाईलैंड, यूएसए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो बेस्ड हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, तो पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन 2400 टन, ठीक है। 40% ऑफ एप्पल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए, 40% जो सेबों का आयात है वो कहाँ से है, वो है यूएसए से, यूएसए से है। बनानाज इंपोर्टेड फ्रॉम ब्राजील आर 300 टन, तो ब्राजील से जितने बनाना हमने आयात किए, केले आयात किए, कितने हैं, 300 टन है। ऑरेंजेस इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आर 25% टोटल, तो जितने हमने संतरे आयात किए हैं उनमें से 25% ऑस्ट्रेलिया से आयात किए हैं। और ग्रेप्स इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड थाईलैंड आर 60% टोटल ग्रेप इंपोर्ट्स, तो जो कुल हमारा अंगूरों का आयात है उसमें से 60% आयात हुआ है साउथ अफ्रीका से और थाईलैंड से। अब पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल इंपोर्ट ऑफ फ्रूट्स अदर देन बनानास फ्रॉम ब्राजील कितना होगा, ब्राजील से केलों के अतिरिक्त अन्य फलों का कुल आयात कितना आएगा। तो ब्राजील का कुल आयात कितना है, 24% है। ठीक है, पूरा वैल्यू टोटल हमारा दोनों पाई चार्ट के लिए 2400 टन है। ठीक है, चाहे पहले पाई चार्ट के लिए देखें या दूसरे के लिए देखें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पहले पाई चार्ट की बात करें, और पहले पाई चार्ट में देखें कि हमारे बनानास का, केले का आयात कितना है, 25% है कुल का, टोटल का। टोटल 2400 टन है, उसका 25% 1/4 होगा, यानी कि 600 टन हमारा केलों का आयात होगा। ठीक वैसे ही एप्पल्स का आयात देखें 30% है, तो 2400 का 30% 10% हुआ 240, तो 720 टन होगा। अंगूर का 25% यानी कि 600 टन होगा, और ऑरेंजेस का 20% यानी कि 480 टन होगा। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का आयात, यूएसए से आयात कितना है, यूएसए से आयात है 28%, 2400 का 28%, 1% है 24, तो 24 गुना 28 हो जाएगा, कितना आएगा, 24 गुना 30 720 माइनस 48, तो ये आ जाएगा 672। ब्राजील से कितना आयात हुआ है, 24% हुआ है, 24 गुना 24, 24 का स्क्वायर 576 टन होगा। ऑस्ट्रेलिया से 480 होगा। साउथ अफ्रीका से 18% है, यानी कि 480 माइनस 48, 432 होगा। और थाईलैंड से भी 240 होगा। तो ये सारा का सारा डेटा हमारा आगे वैल्यूज। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल इंपोर्ट ऑफ फ्रूट्स अदर देन बनाना फ्रॉम ब्राजील, तो ब्राजील से कुल कितना हुआ है, कुल हुआ है 576, जिसमें से कि केलों का आयात है 300 टन, तो 300 घटा दो, बचा हुआ 276 टन केलों के अलावा बाकी फलों का आयात होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम थाईलैंड, तो थाईलैंड के कुल आयात का अमेरिका से आयातित सेब का मात्रा कितने प्रतिशत है। ठीक है, कुल आयात थाईलैंड से कितना है हमारा, थाईलैंड से कुल आयात है 10%, और एप्पल्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए कितना है, देखो यूएसए से एप्पल इंपोर्ट कितना हुआ, 40% टोटल एप्पल इंपोर्ट्स का, तो या तो मान निकाल लो या परसेंटेज में ही चीज़ों को डील कर लो। जहाँ पे भी हम एब्सोलूट वैल्यूज नहीं चाहिए वहाँ पे परसेंटेज में भी चीज़ों को डील कर सकते हो। तो टोटल जो एप्पल्स का इंपोर्ट है वो है 30%, 30% है, कुल आयात में सेब का हिस्सा है 30%, और उसका भी 40% यानी कि 2/5, 40% यानी कि 2/5। ठीक है, तो 30% गुणे 2/5 यानी कि 12% हमारा कुल का, टोटल का 12% सेब का आयात अमेरिका से है। पूरे जितने फल आयात हुए उसमें से 12% हमारा सेब है जो कि अमेरिका से आयात हुए, और थाईलैंड का जो है 10% है। तो 12% 10% का कितने परसेंट होगा, अनुपात ले लो, तो 6:5 आ रहा है, तो 5 का 6 कितने प्रतिशत होगा, 6/5 गुणे 100, 120%, 120% ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल, इफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ओनली ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल देन व्हाट परसेंट ऑफ एप्पल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यदि ऑस्ट्रेलिया से आयात केवल संतरे और सेबों का ही हुआ है तो कुल सेब आयात का कितने प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया से आयात किया गया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का कुल आयात हम निकाल ही चुके हैं, 20% आया है, यानी कि 480 टन हमने कुल फल आयात किए हैं ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें दो ही तरह के फल हैं, या तो संतरे हैं या फिर सेब हैं, इसके अलावा कोई भी फल नहीं है। ठीक है, और फिर इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि ऑरेंजेस जो इंपोर्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से वो 25% है कुल ऑरेंजेस का। कुल ऑरेंजेस का 25% है, और कुल ऑरेंज हमारे कितने हुए, 20% हुए। तो इसका भी 25% कितना होगा, 20% का 25% यानी कि 1/4। तो 20% गुणे 1/4 यानी कि 5%। 5% कुल फलों का 5% वो संतरे हैं जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से आयात किए हैं, और 5% हो जाएगा 120। यानी कि ऑरेंजेस जो इंपोर्ट हुए हैं वो हुए 120, तो बचा हुआ 360। ये एप्पल्स होंगे, ये एप्पल्स होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई फल तो हमने आयात किया नहीं है। अब 360 कुल एप्पल है, 360 टन जो कि हमने आयात किए हैं ऑस्ट्रेलिया से। और कुल एप्पल कितने आयात हुए, 30% हुए हैं, 30% यानी कि 720 टन। तो 720 टन में से 360 टन एप्पल्स हमने आयात किए हैं ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि 50%। ऑप्शन बी जवाब होगा, 50%। ठीक है, अगला सवाल, इफ 20% ऑफ एप्पल्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए आर फाउंड डैमेज्ड एंड 25% ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स आर री एक्सपोर्टेड, so then how many tons of apples imported from USA finally remain in the country। यदि अमेरिका से आयात किए गए सेबों में से 20% खराब पाए गए, लेकिन कुल जितने आयात हुए हैं अमेरिका से उनमें से 20% खराब हुए, तो अमेरिका से कितने आयात हुए, 30% टोटल था। अब इस 30% का 30% कितना हुआ, 720 टन। अभी 720 टन का 2/5, 40% यानी कि 2/5 ये हमने आयात किया है अमेरिका से। और इस टोटल में से 20% खराब हो गए, डैमेज हो गए। तो 20% यानी 1/5 डैमेज हो गए, तो बचे कितने, 4/5 बचे। तो गुणे 4/5, तो ये हमारे बचे डैमेज्ड फलों को हटाने के बाद में। अब इनमें से भी 25%, 25% और रिमेनिंग, ध्यान देना रिमेनिंग का 25%, ठीक है, वो हमने फिर से एक्सपोर्ट कर दिया किसी और देश पे। तो बचा कितना हमारे देश में, बचेगा 25%, कि 1/4 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया है, तो बचेगा 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। अब अंदर हमारा बचेगा 5 से 144 गुणे 2, 288, 288 गुणे 3/5, गुणे 3/5, 288 गुणे 3 आएगा हमारा 840 + 24, 864/5, या गुणे 2/10 कर लो। ठीक है, 864 गुणे 2 क्या आ जाएगा, 1728/10, यानी कि 172.8 टन। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सेट का। तो क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज इक्वल टू 150% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेप इंपोर्ट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड थाईलैंड। यदि दक्षिण अफ्रीका से आयात किए गए अंगूरों की मात्रा थाईलैंड से आयात किए गए अंगूरों की मात्रा का 150% है, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड से आयात किए गए अंगूरों के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन था, ग्रेप्स इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका थाईलैंड आर 60% टोटल ग्रेप इंपोर्ट्स, यानी टोटल जितना भी ग्रेप इंपोर्ट हुआ उसका 60% हमने साउथ अफ्रीका और थाईलैंड से ही इंपोर्ट किया है। और ग्रेप्स इंपोर्ट हुए हैं टोटल 25%। इस 25% का 60% यानी कि 3/5 जो हो गया 15% कुल फलों का। ये हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है, ये हमने इंपोर्ट किया साउथ अफ्रीका और थाईलैंड का मिला के। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका प्लस थाईलैंड का मिला के कुल हमारा 15% का इंपोर्ट है। 15% का चाहो तो मान निकाल लो, क्योंकि मान ही अंत में हमें चाहिए। 15% का मान क्या आ जाएगा, 15 गुणे 24, यानी कि 360 टन। अब सवाल ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका से जो इंपोर्ट किया वो 150% है ग्रेप्स इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड, और 150% हो गया हमारा कुल मिला के 3/2, 3/2, यानी कि अगर थाईलैंड से हमने 2 किलो से इंपोर्ट किए होते तो साउथ अफ्रीका से करते हैं हम 3 किलो, या 2 टन किए होते थाईलैंड से तो फिर 3 टन करते साउथ अफ्रीका से। कुल हमारा कितना आ रहा है, 3 + 2 5 यूनिट मान आ रहा है। तो अगर कुल 5 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट हमने किया होगा साउथ अफ्रीका से, और 2 यूनिट किया होगा हमने थाईलैंड से। क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस क्या है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, अगर कुल 5 यूनिट है तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट का आएगा। और कुल 5 यूनिट कितने बराबर है, बराबर है 360 के, यानी कि 1/5 कितना होगा 360 का, वही हमारा जवाब हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 72 टन। 72 टन हमारा अंतर आएगा साउथ अफ्रीका और थाईलैंड से आयातित अंगूरों के बीच का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। अगला सेट टेबल डीआई, टेबल बेस्ड डीआई, यहाँ पे कि हमें 6 गाँव का डेटा दिया है। तो गाँव का डेटा दिया है और फिर हमें कुल जनसंख्या दी है, उनमें सारे गाँव की गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, बीपीएल परसेंटेज वो गिवन है। गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, दिया हुआ है। गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, ये हमें मान दिए हुए हैं, और इसके हिसाब से हमें सवालों को आंसर करना होगा। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन विलेज सी। गाँव सी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी।
तो गांव सी में कुल जनसंख्या है हमारी 32,000 और उसमें से 30% बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, और उन्हीं के बारे में बात कर रहा है कि लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन फीमेल्स कितनी है। 32,000 का 30%, ये तो कुल जनसंख्या हो गया। और फीमेल्स का, पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, मेल फीमेल का अनुपात है 4:11, यानी कि 4+11, अगर कुल 15 है तो उसमें से 11 महिलाएं हैं, 15 में से 11 महिलाएं हैं, तो 32,000 का 30% कितना आएगा, 32,000 100% है, 1% हुआ 320, तो 320 गुणे 30, ये तो आ गया कुल। और गुणे 11/15, ये हमारी महिलाएं आ जाएंगी, तो 15 से 2 बार गया, 320 गुणे 22 हमारा जवाब होगा। 32×2=64, 4 6 बचा, 64 6 7040, 7040 हमारा जवाब होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन विलेजेस ए एंड ई टुगेदर। गांव ए और ई में कुल मिलाकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी। गांव ए और ई में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी। तो गांव ए में जनसंख्या है 18,000 और उसका 24% गरीबी रेखा से नीचे है, तो यहाँ भी बात बिलो पॉवर्टी लाइन की ही कर रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ भी बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, तो कितना हमारा हो जाएगा, गांव ए के बारे में अगर बात करें, गांव में हो जाएगा 180 × 24, ये हमारी कुल जनसंख्या आ जाएगी बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन। और उसमें से पुरुष कितने होंगे, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है 5:7। ठीक है, यानी कि अगर कुल 12 है तो 12 में से 5 पुरुष हैं, तो गुणे 5/12। और गांव ई की बात करें तो गांव ई में कुल है 36,000, जिसमें से 25% गरीबी रेखा से नीचे है, और फिर पुरुष और महिलाएं मिला के 2:3, यानी कि कुल अगर 5 है, 5 में से 2 पुरुष होंगे, 2/5। 36,000 गुणे 25%, यानी 36,000 गुणे 1/4 गुणे 2/5, और फिर दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 12 से गया 2 बार, तो 10, 180 गुणे 10 यानी 1800, प्लस 9,000 गुणे 2, 18,000/5 3600, तो 1800 प्लस 3600, कुल पुरुष गरीबी रेखा से नीचे वाले गांव ए और ई में मिला के हुए 5400, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल। फाइंड द रेशियो ऑफ बीपीएल फीमेल्स इन ए टू एपीएल फीमेल्स इन ई। गांव ए में बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाएं और गांव ई में अबव पॉवर्टी लाइन महिलाओं का अनुपात क्या है। अनुपात हमें निकालना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं चाहिए, अनुपात चाहिए। तो अनुपात के लिए हमें मान निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे से क्या है, ए में बीपीएल महिलाएं कितनी है, 18,000 का 24% का 7/12, 7/12, यानी कि अगर कुल 12 है तो 12 यूनिट का मान है 24%, एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट 2% हो जाएगा, और 7 यूनिट हो जाएगा 14%, तो 180 गुणे 14, ये तो है गांव ए में बीपीएल महिलाएं। और गांव ए में ई में एपीएल महिलाएं क्या होंगी, ई में कुल आ रहा है 36,000 और 25% गरीबी रेखा से नीचे, तो यानी बचा हुआ 75% हमारा गरीबी रेखा से ऊपर होगा। 9,000 गरीबी रेखा से नीचे, बचा हुआ 27,000 गरीबी रेखा से ऊपर होगा। और उस 27,000 में से पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है 8:7, यानी कि कुल अगर 15 है, 15 में से 7 महिलाएं, तो गुणे 7/15। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 7 से बचा यहाँ पे 2, ओके, और फिर 2 से यहाँ बचा 1350, 15 से बचा 90, 18:90, यानी 1:5 आ रहा है, मान 1:5 आ रहा है, ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। अगला सवाल। नंबर ऑफ मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन विलेज बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बीपीएल पॉपुलेशन इन विलेज ई। गांव बी में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पुरुष और गांव ई में कुल बीपीएल जनसंख्या का कितने परसेंट होंगे। अगेन परसेंट, यानी फिर से मैं अनुपात ही चाहिए। गांव बी में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पुरुष, तो बी में कुल है 25,000, 25,000 का 16%, नहीं 250 गुणे 16, ये तो हो गए हमारे, अच्छा अबव पॉवर्टी लाइन चाहिए, सॉरी, तो 84%, 16% हो गए गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर वाले होंगे 84%। ठीक है, 250 गुणे 84, ये तो आ गया कुल जनसंख्या। और गरीब रेखा से ऊपर का अनुपात क्या है, 4:7, यानी 7 में से 4 पुरुष हैं, तो गुणे 4/7। और गांव ई की कुल बीपीएल जनसंख्या यानी 36,000 का 25% हुआ 9,000, तो इनका अनुपात निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, 7 से गया 12 बार, 250 गुणे 12 हुआ 3,000, 3,000 गुणे 4 हुआ 12,000,
तो 12,000 और 9,000 का अनुपात आ गया 4:3। 4:3। 4/3 कितना परसेंट होगा? 4/3 गुणे 100, 133.33%। ऑप्शन बी जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अगला सवाल करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेट का। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बीपीएल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी, डी एंड एफ टुगेदर टू द टोटल एपीएल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। तो विलेज बी, डी, एफ का कुल मिलाकर बीपीएल पॉपुलेशन और कुल एपीएल पॉपुलेशन विलेज सी का, इनका अनुपात क्या होगा? फिर से अनुपात ही निकालना है। विलेज बी का बीपीएल पॉपुलेशन क्या आएगा? 25,000 का 16%, 250 गुणे 16, प्लस विलेज डी का बीपीएल पॉपुलेशन आएगा 28,000 गुणे 20, 280 गुणे 20, प्लस विलेज एफ का 40,000 गुणे 18 यानी 400 गुणे 18, 40 गुणे का 18% यानी 400 गुणे 18, कितना आ गया? 4,000 प्लस 5600 प्लस 7200, तो कुल आ गया हमारा 4,000 प्लस 5,600, 9,600, 16,800। और इसका अनुपात चाहिए हमें टोटल एपीएल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। तो विलेज सी में एपीएल पॉपुलेशन 32,000 का 30% है बीपीएल, तो बचा वो 70% हमारा एपीएल होगा। तो 320 गुणे 70, तो 32 इंटू 7, 224, फिर 20, 22,400। अनुपात क्या आएगा हमारा? 20 से 20 गया, और ये 56 से 3 बार जाएगा और 56 से 4 बार जाएगा। 3:4 हमारा अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। अब ये सेट है जहाँ पे कि हमें दो ग्राफ गिवन है, एक बार ग्राफ गिवन है और साथ में एक लाइन ग्राफ गिवन है, और दोनों के बेसिस पे हमें डेटा लेना है और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, सारे के सारे पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा कह रहा है डेटा में क्या क्या गिवन है? डेटा में गिवन है नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन हंड्रेड्स, यानी सैकड़ों में हमें दिए हुए कि लैपटॉप्स कितने बिके हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में, महीनों में, 6 महीनों का डेटा गिवन हमें किसी एक शॉप का। और फिर लैपटॉप्स कितने, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में 12 दिया है यहाँ पे, और क्योंकि ये संख्या सैकड़ों में है यानी कि 1200 लैपटॉप असल में बिके होंगे जनवरी में। और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है हमें दूसरे डेटा में ओवर 6 मंथ्स, तो जनवरी में जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, फरवरी में 25% प्रॉफिट हुआ है, मार्च में 15%, फिर 30% अप्रैल में, 10% मई में और 35% जून में। ठीक है, हमेशा देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस को करो, एक तरीका है कि सब कुछ सॉल्व करो, दूसरा तरीका है कि ऑब्जर्वेशन भी जरूर करो। ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे पहला ग्राफ हम देख रहे हैं तो हमें हर एक बार की ऊंचाई देख के एक अंदाजा लग रहा है, कि कौन सा वैल्यू हमारा ज्यादा है, कौन सा वैल्यू कम है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता है तो भी देख के एक आइडिया तो लगता है ना। ठीक है, देख के आइडिया तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देख के, बिना वैल्यूज को देखे हुए, वैल्यूज को मत देखो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ बार की ऊंचाई को देखो। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बार कौन सा है, बार ग्राफ कौन सा है, सबसे ऊंचा बार कौन सा है? सबसे ऊंचा बार हमें दिख रहा है जून महीने का, यानी कि सबसे ज्यादा लैपटॉप बिके हैं जून महीने में। सबसे कम कब बिके हैं? जहां पे ऊंचाई सबसे कम है वो है जनवरी महीने में, है कि नहीं? तो तुम सारे के सारे बार्स को बिना नंबर देखे ऑर्डर में लगा सकते हो। ठीक यही बात अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज में देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ पे आया है हमारा? जून महीने में ही आया है। और सबसे कम कहाँ पे आया है? जहाँ पे वैल्यू सबसे कम है, यानी कि मई महीने में आया। लॉस तो कहीं पे भी नहीं हुआ क्योंकि हर जगह सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। कोई और ग्राफ होता है तो वहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें होती, प्रॉफिट यानी पॉजिटिव, लाभ और लॉस यानी कि नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे सब केसेस में प्रॉफिट हुआ है, बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हुआ है? परसेंटेज में, ध्यान देना है, परसेंटेज में, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, परसेंटेज में है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा हुआ है जून महीने में, और सबसे कम हुआ है मई महीने में। ठीक है, और जून महीने में सबसे ज्यादा सेल भी हुआ है। तो दोनों बातें, जून में सबसे ज्यादा है, सेल भी सबसे ज्यादा हुआ है और साथ में प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा हुआ है। अब देखो दूसरी बात, अप्रैल पे ध्यान से देखो, तो अप्रैल का बार ग्राफ दूसरे नंबर पे आ रहा है, टोटल कितने लैपटॉप सेल हुए हैं उस मामले में भी, और परसेंटेज प्रॉफिट में भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। इतना समझ पा रहे हो? अब पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल करें, इन विच मंथ वॉज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड एग्जैक्टली 50% मोर देन जनवरी। ठीक ठीक 50% ज़्यादा था जनवरी से, कौन सा ऐसा महीना था? तो जनवरी में सेल हुआ है हमारा कितना? 12। 1200 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 12 पे फोकस करो, उतने से हमारा क्वेश्चन होगा। 1200 की जरूरत नहीं है, तो 12 है तो हमें 50% ज़्यादा करना है, यानी कितना ज़्यादा करना होगा? 12 से 6 ज़्यादा करना होगा, यानी 18 कौन से महीने में आया है? तो 18 आया हमारा मार्च में। मार्च हमारा जवाब हो जाएगा, सीधा सीधा सवाल है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। If the cost price of each laptop is rupees 40,000, then in which month was the total profit maximum?
टोटल प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा? सवाल सबसे पहले ही बता रहा है हमें कि हर एक लैपटॉप का क्रय मूल्य ₹40,000 है और प्रॉफिट परसेंटेज जब भी हम निकालेंगे तो हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट हमेशा होता है हमारा प्रॉफिट जो हुआ है कुल हमारा बट्टे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। यानी कि प्रॉफिट हमारा किस पे डिपेंड करेगा? हमेशा डिपेंड करेगा हमारी कॉस्ट पे। और यहाँ ध्यान देना, हर साल हर महीने के लिए हमारा जो कुल लैपटॉप बिके हैं वो अलग अलग है, लेकिन हर एक लैपटॉप का क्रय मूल्य तो बराबर है। हर लैपटॉप का क्रय मूल्य तो बराबर है। तो जैसे अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक महीने की बात करें एग्जाम्पल समझाने के लिए तुम्हें, तो अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी लैपटॉप बिके हैं कुल 1200, ठीक है, और हर लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना है? 40,000 है। तो टोटल कॉस्ट हमारा आ जाएगा 1200 गुणे 40, 40,000। ये टोटल कॉस्ट होगा जनवरी का। ये कॉस्ट हो गया। प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया? 20% दिया है। तो क्या यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा? 20% यानी कि 1/5। इसका 1/5 प्रॉफिट होगा। तो ये टोटल कॉस्ट हमारा और प्रॉफिट हमारा आ जाएगा बटे 5, यानी 1200 गुणे 8,000। ये प्रॉफिट का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे महीनों के लिए प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि जनवरी में कितना आएगा। तो प्रॉफिट किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? प्रॉफिट हमारा दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। दो बातें कौन सी हैं? पहली बात, कितने लैपटॉप बिके। वैसे तो तीन बातें हैं, कितने लैपटॉप बिके, ठीक है, फिर कितना क्रय मूल्य था एक लैपटॉप का, और तीसरी बात, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तीन बातें हो गई, ठीक है। कितने लैपटॉप बिके, एक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या था, और साथ में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। यही तीन बातें हैं। लेकिन एक चीज़ इनमें से फिक्स है, कांस्टेंट है। वो क्या है कि कॉस्ट प्राइस हर एक लैपटॉप का हर महीने में बराबर है, तो ये नहीं बदल रहा, ठीक है। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? प्रॉफिट हमारा आ रहा है इक्वल टू नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, एन मान लेते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस ऑफ वन लैपटॉप, CP1 मान लेते हैं जो कि 40,000 है यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट परसेंटेज। इन तीन चीज़ों से हमारा प्रॉफिट बन रहा है। हमें चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमम किस महीने में हो रहा है, तो मैक्सिमम कब होगा? देखो ये बात तो हमारी सेम है। CP1 ये तो कांस्टेंट है, 40,000 हर महीने का है। तो प्रॉफिट हमें अगर पता लगाना है तो मैक्सिमम कब होगा? जबकि N इंटू P परसेंट मैक्सिमम है कि नहीं? अगर N इंटू P परसेंट किसी महीने के लिए मैक्सिमम है, ये सिर्फ और सिर्फ देख के पता लग रहा है, तो उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। हमें वैल्यू एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अगर ये बात समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज तुम सारे महीनों के लिए वैल्यू निकालोगे, समय खराब करोगे और अंत में जवाब पता लगाओगे, और वहाँ इतना समय भी खराब कर सकते हो कि तुम 40,000 और अलग से गुणा करो, जिसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को देखना है। तो ग्राफ को देख के एक बात जो शुरू में ही मैंने तुम्हें बताई, क्या बताया कि इन सारे के सारे बार्स में से सबसे ऊंचा बार किसका है? सबसे ऊंचा बार है जून महीने का। यानी कि पी नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब है? जून महीने के लिए है। और साथ में पी परसेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब है? जून महीने के लिए। जब दोनों चीज़ें किसी एक महीने के लिए सबसे ज़्यादा हैं तो उसी का मान सबसे ज़्यादा होगा, उसी का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा? जून महीना। कुछ और इसमें सोचना ही नहीं है। हमारा सबसे ज़्यादा अधिकतम लाभ होगा कब? जून महीने में होगा। इवन दूसरे नंबर पे कौन सा आता है ये भी पूछता है, तो भी देखो ना, दूसरे नंबर बार आ रहा है हमारा अप्रैल का, और प्रॉफिट परसेंटेज भी दूसरे नंबर पे ही आ रहा है अप्रैल का। यानी कि दूसरे नंबर पे हमें पता है कि अप्रैल सेकंड आएगा, जून तो आ गया टॉप पे, फर्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, बट सेकंड पे आएगा अप्रैल का, सेकंड मैक्सिमम। बिना वैल्यू निकाले भी पता लगा सकते हैं कि दोनों चीज़ों में अप्रैल हमारा मैक्सिमम है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। हाँ, हमें फरवरी फरवरी और मार्च के लिए देखना पड़ता है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन हमारी मुश्किल हो रही है, कैलकुलेशन वैसे भी आसान होगा करने में। अगर करने बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें मल्टीप्लाई इन दो चीज़ों को ही तो करना है, 12 गुणे 20 करना है। पर ये बात जब समझ में आ जाएगा तो सेकंड में क्लिक करेगा। ये तो क्योंकि ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, वैल्यू कुछ भी हो, फर्क क्या पड़ता है। जब हमारा जून में नंबर ही मैक्सिमम है, प्रॉफिट परसेंटेज भी मैक्सिमम है, तो जून वाला वैल्यू ही मैक्सिमम होगा। वैल्यू क्या है इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, ठीक है। सेम बात है, सेकंड नंबर पे अप्रैल का ही आएगा। बाकी निकालने में कोई समय नहीं लगेगा, तो वो चीज़ भी एक बार कर लेते हैं, पर एग्जाम में वो करना नहीं है अगर ऐसा सवाल आता है तो, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगा? 12 गुणे 20। तो जनवरी महीने के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा, ठीक है। 12 गुणे 20 करके लिख रहे हैं 240। फरवरी के लिए आएगा 15 गुणे 25, तो आ जाएगा 250 प्लस 125 375। मार्च के लिए आएगा 15 गुणे 18, जो कि आ जाएगा 270। अप्रैल के लिए आएगा 30 गुणे 20 यानी कि 600। फिर मई के लिए आएगा 10 गुणे 16 160। और आखिर में 35 गुणे 24, जो कि आ जाएगा हमारा 700 प्लस 140 840। फिर मैक्सिमम आ गया 840, फिर आ गया 600। तीसरे नंबर पे आ गया हमारा फरवरी महीने के लिए, और फिर चौथे पे आ गया मार्च के लिए, और पाँचवें पे आया जनवरी का, और आखिरी नंबर पे आया हमारा मई महीने के लिए, ठीक है। क्या क्लियर है? अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3।
अज्यूमिंग दैट ऑल लैपटॉप्स परचेज एट द सेम कॉस्ट प्राइस, यानी कि अभी भी सब लैपटॉप का जो क्रय मूल्य है वो बराबर ही है, तो व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज ड्यूरिंग द 6 मंथ्स? कुल एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज पूरे 6 महीने का मिला के क्या होगा? यह मानते हुए कि सभी लैपटॉप समान क्रय मूल्य पर खरीदे गए 6 महीनों के दौरान कुल औसत लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब इस बार हमें निकालना औसत लाभ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, औसत लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अगर हमें एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए कुल प्रॉफिट कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, और साथ में कुल लागत कितनी लगी है। दोनों चीज़ें चाहिए, कुल लाभ बटे कुल लागत। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा एवरेज वाला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट गुणे 100। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा किसी महीने का? वो आ जाएगा एन नंबर ऑफ लैपटॉप जितने बिके हैं गुणे कॉस्ट एक लैपटॉप का गुणे प्रॉफिट परसेंटेज। और टोटल कॉस्ट क्या होगा? ठीक है, ये एक महीने के लिए अगर बात करें, सिर्फ एक महीने की बात करें, एक महीने के लिए वैल्यू क्या होगा? बटे कॉस्ट क्या आएगा एक महीने का? आ जाएगा एन गुणे CP1। ठीक है, तो एक महीने के लिए देखें तो जाहिर सी बात है चीज़ें कट जाने वाली हैं, बट जब हम सारे महीने का कुल मिला के प्रॉफिट देखेंगे तो हमें इन वैल्यूज़ को सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। ये अलग ऐड होगा, ये अलग ऐड होगा, ये चीज़ें अलग ऐड होंगी। ठीक है, तो सबको हमें सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। और ध्यान ये देना क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस हर महीने का सेम है, तो ये वैल्यू प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि जब तुम सब वैल्यूज़ को जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स अगर मान लो तो सारे महीने के सेम आएगा, न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्योंकि सेम है तो उसकी वैल्यू फिकर नहीं करनी है, उसको इग्नोर मार दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसको वैसे ही इग्नोर मारो जैसे तुमको इग्नोर किया था किसी ने। ठीक है, तो सिर्फ वैसे फोकस करेंगे हम एन पे, यानी कि किसी महीने में लैपटॉप कितने बिके और प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। इन दोनों बातों को गुणा करके हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। मान लेंगे कि ₹1 हमारा लैपटॉप का कॉस्ट है, क्योंकि उस कॉस्ट पे हमारा आंसर डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि वो सब महीनों के लिए सेम है। इसलिए कॉस्ट कुछ भी रखो, ₹1 रखो, ₹10 रखो, ₹100 रखो, ₹40,000 रखो, इससे हमारे जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सवाल हमें इन्फॉर्मेशन वो दे भी नहीं रहा, कह रहा है कि सब महीने के लिए कॉस्ट सेम था। तो चाहे तो अननोन मान लो, पर जरूरत नहीं है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बस दो चीज़ें देखेंगे, क्या देखेंगे? सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, वो आएगा हमारा कितने लैपटॉप बिके और फिर कितना परसेंट सेल हुआ, और फिर डिवाइड कर देंगे बाद में कितने लैपटॉप बिके इससे। ठीक है, तो हम सीधे सीधे गुणा करते हैं 12 × 20 जनवरी महीने के लिए। तो कुल प्रॉफिट का मान देखो असल में निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1200 कुल लैपटॉप बिके और 20% का फायदा हुआ। अब अगर ₹1 कॉस्ट था तो ₹1200 मिले हमको, 1200 का 20% कितना आएगा? 240 आएगा। और आसान रखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज़ 12 15 जो भी हैं वही रखते हैं, और यहाँ पे 20 30 40 वही रखते हैं, और फिर सीधे सीधे एवरेज ले लेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हमारा लैपटॉप बिके हैं, 20 प्रॉफिट आया है, तो 12 × 20 कर दिया जनवरी महीने के लिए, 12 × 20 ये प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, प्लस फिर 15 × 25 फरवरी के लिए, प्लस 18 × 15 मार्च के लिए, प्लस अच्छा ये वैल्यूज हम निकाल तो चुके हैं, अभी अभी तो निकाला था। ठीक है, हाँ, तो सीधे से वहाँ से नोट कर लेते हैं इसको, दोबारा मेहनत क्यों करें, ऑलरेडी निकाला ही हुआ। तो ये वैल्यू हमारा क्या आ रहा था? 240 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 600 प्लस 160 प्लस 840, सबको जोड़ दो तो कितना आएगा? 240 प्लस 375 हो गया हमारा 300 200 540 615 और 885 1485 1585 1645 और 2685। तो 2685 हमारा कुल मान आ गया। इसमें से भाग क्या देंगे? भाग देंगे हम इन सारे के सारे जितने लैपटॉप बिके हमारे। ठीक है, अब इन संख्याओं का जोड़ दो तो 12 15 27 27 28 18 45 20 65 16 81 और 24 105 बट्टे 105। 5 से तो कट ही रहा है, तो 21 बचा है हमारा, और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा? बचा 25 537 537 बटे 21। कैलकुलेशन हमने ठीक किया है। कितना मानेगा? 21, कुछ कहीं गड़बड़ किया है क्या? 12 15 27 18 45 65 81 105, ये तो ठीक है। यहाँ पे 240 375
600, 840, ये भी सब सही लग रहा है। तो गलती हुई क्या? 840 और 160 हुआ 1000, 1600, 1870, ठीक है, 1870 और 300, 2170, 2245, 2485, 2485 आ रहा है, 2685 तो लिखा हुआ है, यही गड़बड़ हो गया था। चौबीस सौ पिचासी, तो 5 से गया, ये बचा हमारा 4, 9, 7, 497 बटे 21, 21 दूनी 42, बच गया 77, और 21 या 63, 23 सही, 14/21, यानी कि 23.67% हमारा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट आई बिलीव कि समझ में आया होगा और लॉजिक समझ पाए होगे कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल करते हैं। If the cost price of each laptop is rupees 40,000 and company decides to increase the sales of May by 25%, यानी कि मई महीने में 25% और ज़्यादा लैपटॉप बिके, ये कंपनी डिसाइड किया। वाइल कीपिंग द प्रॉफिट परसेंटेज अनचेंज, प्रॉफिट परसेंट जितना भी है उतना ही रहेगा। तो व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट अर्न इन मे आफ्टर द इंक्रीज। तो लैपटॉप का क्रय मूल्य है 40,000, कंपनी ने मई महीने की बिक्री में की है 25% की वृद्धि और लाभ प्रतिशत समान है, तो वृद्धि के बाद मई में कुल लाभ कितना होगा। तो मई महीने में 10% का प्रॉफिट है, जितना सेल होगा यानी जितना टोटल कॉस्ट है उसका 10% प्रॉफिट आएगा। और कितने लैपटॉप सेल हुए हैं? अभी हुए हैं 1600, लेकिन कंपनी कह रही है कि हम 25% और बेचेंगे, 25% और बेचेंगे, यानी कि 1600 तो अभी सेल हुए हैं लैपटॉप, और 25% और ज़्यादा नहीं, 1/4 और बिकेंगे, तो 5/4, 1600 गुणे 5/4, इतने लैपटॉप बिकेंगे मई महीने में। और एक लैपटॉप पे कॉस्ट है हमारा 40,000 का और प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो एक लैपटॉप का प्रॉफिट कितना होगा? 4,000 का, 40,000 का 10% यानी कि 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब यही मान हमें निकालना है, 1600 गुणे 5/4, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 20,000, सॉरी 2,000, 2,000 इंटू 4,000, 8 आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर होगा 80 लाख। ठीक है, 2 चौको 8 और 8 के बाद में 6 जीरो, 80 लाख हमारा कुल लाभ हो जाएगा मई महीने में, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या क्लियर है। अगला सवाल करते हैं। Assuming that all laptops were purchased at the same cost price, in which month was the ratio of total profit to total sales maximum? किस महीने में, अगर सभी लैपटॉप का क्रय मूल्य बराबर ही है, तो किस महीने में कुल लाभ और कुल बिक्री का अनुपात अधिकतम होगा? कुल लाभ और कुल बिक्री का अनुपात किस महीने में अधिकतम होगा? ठीक है, तो कुल लाभ कैसे आएगा? नंबर ऑफ लैपटॉप जो बिके हैं एन, गुणे कॉस्ट जो कि एक लैपटॉप का है, गुणे प्रॉफिट परसेंटेज, ये तो आ गया कुल लाभ हमारा। और कुल बिक्री कितनी हुई? कुल बिक्री होगी हमारी एन, जितने लैपटॉप बिके हैं, और कुल बिक्री के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल सेल्स, नहीं, कुल जितना जो रेवेन्यू आया है वो। ठीक है, तो रेवेन्यू हमारा किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा हमारे सेलिंग प्राइस पे। और सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस अगर सी है और प्रॉफिट परसेंटेज पी है, तो 100 प्लस P% होगा, है कि नहीं? 100 प्लस P% होगा, परसेंट बाहर लगेगा, 100 प्लस P% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैंसिल आउट हो जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा इसके लिए हमारा क्या? P/100 प्लस P। तो सवाल ये पूछा है कि किस महीने के लिए ये जो हमारा मान है ये अधिकतम होगा। क्या क्लियर है? ठीक है, तो P/100 प्लस P कौन से महीने के लिए अधिकतम होगा? अब देखो, जैसे जैसे हमारा P का मान बढ़ेगा, जैसे अगर हम जब 20 लेंगे तो ये मान क्या आएगा? ये अनुपात आएगा हमारा 20/120। जब 25 होगा तो ये मान आएगा 25/125। जब 15 होगा तो ये मान आएगा 15/115। जब 30 होगा तो ये आएगा 30/130। नहीं, या फिर इसको ऐसे देख लो, इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि 100 जोड़ो के घटा दो, 100 प्लस P माइनस 100/100 प्लस P, तो पैटर्न ही आ जाएगा। ये पार्ट आ रहा है 1, तो 1 - 100/100 प्लस P। तो ये मान अधिकतम कब होगा? जब हम जो घटा रहे हैं, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, जो वैल्यू हम घटा रहे हैं ये मिनिमम हो, जब ये मिनिमम होगी, सबसे कम होगी, तब हमारा कुल मान अधिकतम होगा।
और ये मिनिमम कब आएगी, ये वैल्यू मिनिमम तब आएगी जबकि हमारा जो डिनोमिनेटर है हर है वो सबसे बड़ा हो, और हर जितना ही बड़ा होगा जितना कि पी बड़ा होगा, तो जितना हम पी का मान बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी वैल्यू मिनिमम होगी, ये जो घटा है वो मिनिमम होगा, तो टोटल वैल्यू हमारी मैक्सिमम आएगी। तो टोटल वैल्यू कब मैक्सिमम आने वाली है, जितना ज़्यादा पी होगा उतना ही वैल्यू हमारी इस अनुपात की मैक्सिमम होगी। तो सीधी सी बात है कि वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जून महीने के लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पी का वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, पी का वैल्यू मैक्सिमम है, तो कुल लाभ बटे कुल बिक्री का अनुपात हमारा अधिकतम आएगा जून महीने के लिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम आएगा मई महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू न्यूनतम है। और ऑर्डर में भी लगा लेंगे, सीधे सीधे ऑर्डर में लगाना है, जिस ऑर्डर में हमें प्रॉफिट है उस ऑर्डर में होगा। सबसे कम आएगा मई मई के लिए, फिर उसके बाद में आएगा हमारा मार्च के लिए, फिर उसके बाद आएगा जनवरी के लिए, फिर फेब के लिए, फिर अप्रैल के लिए, और सबसे आखिरी में सबसे ज़्यादा आएगा जून के लिए। क्या ही क्लियर है। तो ये थे हमारे आज के सारे डीआई सेट। आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, सारे के सारे समझ में आएंगे, और इन सेशंस में, इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रीवियस सेशन अगर तुमने चेकआउट नहीं किया डीआई का तो उसको भी देख लेना, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो जरूर से करना है। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ भी छोटा सा भी डाउट रहता है तो उसको भी कमेंट में जरूर मैंशन करना, वो डाउट भी क्लियर जरूर अपना से कर लेना। ठीक है, और साथ में अगर कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे कि तुमसे अटकी हो, कुछ चीज़ें दिक्कत आई हो, तो एक बार फिर से सेट को प्रैक्टिस कर लेना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इतना ही रखते हैं सेशन है, और बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।